जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को क्लाइंट एक्विजिशन करना है, हमको तो डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। हम 3 फिल्टर लगाते हैं। अच्छा। एक तो बिजनेस का क्वालिटी, रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह। दूसरा मैनेजमेंट क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइसेस फेयर वैल्यू के हिसाब से चलते हैं। क्वालिटी स्टॉक is what we focus on. So that gives us, a lot of confidence that we can perform consistently. देखिए, फाइनेंशियल इंडस्ट्री को अगर आपको मैक्रो लेवल पे समझना है तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री को हम मोटा मोटा 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मैन्युफैक्चरर और एक है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर जिनको आप जानते हो। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर का हमने इंटरव्यू लिया है। डिस्ट्रीब्यूटर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी एजुकेशन लेके भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। लेकिन जब बात आती है मैन्युफैक्चरर की, तो मैन्युफैक्चरर के साथ में जुड़ना, उनके साथ में काम करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है और साथ में वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत होता है। बहुत सारे लोगों के साथ में कंपटीशन करके, इंटरव्यू को पास करके वहाँ पर जॉब मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हायरार्की बढ़ती जाती है, ऊपर के लेवल पे जाने की बात आती है, तो एजुकेशन के अलावा जो है कंपटीशन और बढ़ते जाता है, बहुत बढ़ते जाता है। बहुत टफ होता है बड़े लेवल पे जाना और वहाँ पे जो है इस्टेब्लिश रहना। और जब बात आती है किसी कंपनी के सीईओ लेवल तक आने की, तो सीईओ तो किसी भी कंपनी में एक ही होता है। वहाँ तक पहुँचने वाला व्यक्ति, उसके अंदर एजुकेशन तो बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन तो उसने ली होती है। लेकिन एजुकेशन के अलावा उसके पास में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ भी होती है, जिसकी वजह से वो इतने सारे लोगों के साथ compete करके एक इतने बड़े टॉप लेवल तक पहुंचा है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक व्यक्ति से आज मैं आपको मिलाने वाला हूं। बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इनका नाम मिस्टर जी प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार जी यूनियन म्यूचुअल फंड कंपनी के CEO हैं। 32 सालों का इनका फाइनेंशियल इंडस्ट्री का तजुर्बा है। अभी फ़िलहाल तो यूनियन म्यूचुअल फंड में पिछले 12-13 सालों से ये एज ए CEO काम कर रहे हैं। उसके पहले वो UTI म्यूचुअल फंड में काम करते थे। UTI म्यूचुअल फंड में भी उन्होंने लंदन में UTI म्यूचुअल फंड को इस्टेब्लिश करने का काम किया है। इसके अलावा उससे पहले वो IDFC इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करते थे। तो बहुत बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है। ऐसे व्यक्ति से हमको मिलने के लिए मौका मिला है। उनसे उनकी जो जर्नी रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे, उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए, अब आया हूँ मैं उनके ऑफिस में चलते हैं और उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए। जी कुमार जी से मिलना है, प्रदीप कुमार जी से मिलना है। कुछ एंट्री करना पड़ेगा। थैंक यू। Hello, Pradeep ji. How are you? Hi, Ranju ji. Good morning. Good to see you. How are you? I'm fine, sir. आप कैसे हैं? Absolutely great. Thank you for coming in. वेलकम सर, वेलकम। फोर्ट ऑफिस में तो मुझे जाने का मौका मिला था। आपका फोर्ट ऑफिस मैंने देखा है। ये आपका हेड ऑफिस है? दिस इज योर हेड ऑफिस? ये हमारा हेड ऑफिस है। पिछले 5 साल से हम यही ऑफिस में काम कर रहे हैं। कोविड के टाइम में 2 साल पहले हमने फोर्ट में नया ऑफिस खोला। हमारा पूरा सेल्स टीम उधर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि सेल्स टीम काफ़ी एक्सपैंड किया। पिछले 3 साल में काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है, 3.5 ईयर्स में। तो यहाँ तो जगह कम पड़ा, तो हमने फोर्ट में नया ऑफिस खोला। हमारा पूरा सेल्स टीम वहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो कितने ऑफिस हैं ऑल ओवर इंडिया आपके? सो ऑल ओवर इंडिया विल हैव अबाउट 21 ऑफिसेस। लेकिन बॉम्बे एक ही शहर है जहाँ 2 ऑफिसेस है, हेड ऑफिस है और एक सेल्स ऑफिसेस है। बाकी सारे मेन सिटीज़ में हमारे ऑफिसेस है। और ये ऑफिस के अलावा अबाउट 125 सिटीज़ में हमारा सेल्स प्रेजेंस है, हमारा टीम है। अच्छा। शायद हमारा फुल फ्लेज ऑफिस नहीं होगा, फिर भी हमारा टीम वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं 125 सिटीज़ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी, आपके जो नीचे के लोग काम करते हैं उनसे तो मुलाकात होती रहती है।
और किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के सीईओ से जल्दी मुलाकात नहीं होती है। और नहीं, मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कोई नीचे काम नहीं कर रहे हैं, हम सब साथ में काम कर रहे हैं, हमारा टीम। करेक्ट। और या तो मैं फुली एक्सेसिबल हूँ, ऐसा कोई नहीं है, नो डिफिकल्टी। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपसे मिलने का मौका मिला, और हमारे जो ऑडियंस है उनको आपको सुनने का मौका मिलेगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा प्रदीप जी, बोलिए। अगर आप ये जो इंटरव्यू है आपके ऑफिस को थोड़ा बहुत हमें दिखा दे, हमारे दर्शकों को दिखा दे, तो दे विल बी मोर हैप्पी। थोड़ा इसके अंदर इंटरव्यू के अंदर जान आ जाएगी। बड़ी खुशी की बात है, आप आया और हमसे बात करने का ये मौका मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। और ये आइडिया एकदम टॉप आइडिया है, हमारा ऑफिस का भी एक झलक आपका दर्शकों को दिखा सकता है, तो वेरी गुड, व्हाई नॉट। आइए चलते हैं। श्योर। प्रदीप जी, मेरे को सबसे पहले ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपको प्रदीप जी बोलूँ या जी प्रदीप बोलूँ। जस्ट प्रदीप बोल लो। सिर्फ प्रदीप बोलिए बस। तो प्रदीप जी, आप मीन्स इतना तो मुझे पता है कि आप इंडस्ट्री में आने से पहले, म्यूचुअल फंड सीईओ बनने से पहले आप यूटीआई म्यूचुअल फंड में थे। आपने IIM अहमदाबाद से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में आपका डायरेक्टली एंट्री फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हुआ, या फिर आप कुछ कर रहे थे एंड देन यू एंटर्ड इनटू द फाइनेंशियल इंडस्ट्री? एक्चुअली MBA करने के बाद डायरेक्टली कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ। UTI अर्स्टवाइल जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया थे 91 में, उस कंपनी में उनका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पहला बैच में मुझे चूज़ किया था। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। लेकिन उस टाइम पे म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था, लेकिन मेरा जो दोस्त लोग थे उन्होंने एनालाइज करके मुझे बताया कि ये फील्ड अच्छा है और काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। 20-30 साल के बाद जो एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में बना सकते हैं और ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेगा ऐसा अपॉर्चुनिटी, तो काफ़ी मोटिवेट किया। तो उसी कारण से मैं यूटीआई में ज्वाइन किया उस टाइम। तो क्या आपका पहला पोजीशन क्या था यूटीआई में? यूटीआई में मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अच्छा। और 6 महीने का ट्रेनिंग था, उसके बाद डिप्टी मैनेजर बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम चालू किया। और यूनियन म्यूचुअल फंड में आपका कैसे आना हुआ? तो उस टाइम पे मैं IDFC में काम कर रहा था। कब की बात है ये 2010 में। अच्छा, 2010 में। और उस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी मिला यूनियन बैंक और KBC, उस टाइम पे यूनियन KBC था कंपनी का नाम। उनको नया AMC म्यूचुअल फंड सेटअप करना था और वो CEO को ढूंढ रहे थे। यूनियन KBC यानी यूनियन बैंक ओनली? नहीं, नाम था यूनियन KBC। उस टाइम पे 51% यूनियन बैंक का स्टेक था और 49% KBC जो बेल्जियम का बहुत बड़ा अच्छा, उनका स्टेक था। हाँ। तो नाम यूनियन KBC था। तो उस टाइम पे ऐसे मुझे अप्रोच किया, ऑफर आया। मैं सोचा कि एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, एक कंपनी राइट फ्रॉम स्क्रैच सेटअप करने का, टीम बनाने का और टू ग्रो दैट इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। तो मैं सोचा कि वो CEO का ही पोस्ट था आपका? यस। कंपनी में मैं पहला एम्प्लॉई था, पहला इंडियन एम्प्लॉई था और पोस्ट डायरेक्टली CEO का था। बहुत एकदम एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी था, तो आई कुड नॉट से नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई कैन जस्ट सी कि 2010 में आपने शुरू किया और अभी इतना बड़ा आपने कारवा क्रिएट कर दिया है। कितने एम्प्लॉइज हैं यूनियन म्यूचुअल फंड में? यूनियन म्यूचुअल फंड अभी तो हमारा करीब 330 एम्प्लॉइज। 330 ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया। और आपने बताया कुछ 20 ऑफिसेस हैं आपके, बताया? हाँ, वो 20 ऑड ऑफिसेस हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया हमारा सेल्स प्रेजेंस अबाउट 125 सिटीज़ में है। अच्छा। जहाँ हमारा टीम है, फुल फ्लेज ऑफिस शायद नहीं होगा, तो अबाउट 125 सिटीज़ इन इंडिया हम कवर कर रहे हैं आज के तारीख में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनरली हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स का इंटरव्यू ज़्यादा लेते हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो आपके लिए काम करते हैं। उनके जो चैलेंजेस हैं वो अलग हैं। वो जब काम करते हैं तो उनको क्लाइंट एक्विजिशन के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं, नए कस्टमर। लेकिन जब कोई कंपनी की बात आ जाती है, जैसे यूनियन म्यूचुअल फंड को ले लें, तो आपको तो ऑलरेडी हज़ारों कस्टमर्स होंगे वो टाइम पे। आपके चैलेंजेस क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ? तो जो चैलेंज डिस्ट्रीब्यूटर को है, वो चैलेंज हमारा भी चैलेंज है, क्योंकि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को क्लाइंट एक्विजिशन करना है, हमको तो डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन करना है। क्योंकि यूनियन AMC का हमारा मॉडल तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटर ड्रिवन है इन रिटेल सेगमेंट। इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट में हम डायरेक्ट सेल्स करते हैं, लेकिन रिटेल में हम डायरेक्ट सेल्स का स्ट्रैटेजी ही नहीं है हमारा। तो जो डायरेक्ट आता है, जो आता है अपने आप कुछ प्लेटफॉर्म से आता है, लेकिन हमारा स्ट्रैटेजी तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटर ड्रिवन है। तो हमारा चैलेंज ये होता है कि हमको डिस्ट्रीब्यूटर्स को कन्विंस करना है कि यूनियन AMC रिलायबल कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, अच्छा कंपनी है,
उनके क्लाइंट्स के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए गुड चॉइस है। ये डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर तो बन ही जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में चैलेंज क्या होता है? जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल हैं वो तो तैयार ही बैठे हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसा नहीं है रंजित जी, हाँ। क्योंकि हमारा इंडस्ट्री काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। आज के तारीख में ऑलमोस्ट नियरली 45 म्यूचुअल फंड्स हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर को इतना चॉइस है, तो वो कैसे उसमें से 5 या 10 फंड चुन के उनको क्लाइंट्स को रेकमेंड करेंगे, क्या बेसिस पे करेंगे? और सिर्फ पास परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि हम ऐसा एनालाइज किया है, सब लोग जानते हैं कि पास परफॉर्मेंस आगे रिपीट करने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो नंबर 1 फंड था और आगे 5 साल में नंबर 1 होने का चांसेस बहुत कम है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये असेस करना है कि हर क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल क्या है, उनका गोल क्या है, उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के मुताबिक जो फंड अच्छा रहेगा वो सेलेक्ट करना है डिस्ट्रीब्यूटर को। तो हमको डिस्ट्रीब्यूटर को ये कन्विंस करना है कि आगे के लिए, भविष्य के लिए हमारा कंपनी अच्छा है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस सब लोग जानते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का वैल्यू एडिशन आता है फ्यूचर परफॉर्मर को आइडेंटिफाई करना। तो ये इतना कॉम्पिटिटिव फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करना आसान काम नहीं है। कैसे करते हैं आप? हाउ यू कन्विंस डिस्ट्रीब्यूटर? सो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हम प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस क्या रहेगा मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, कितना रिटर्न आएगा, हमारा रैंकिंग क्या रहेगा, कुछ गारंटी नहीं दे सकता हूँ। जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो हमारा सिर्फ प्रोसेस होता है। कैसे हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं, कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ हमारे कंट्रोल में है। तो हम लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर को, कस्टमर को यही बोलते हैं कि हम प्रोसेस ड्रिवन कंपनी है, एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी फंड मैनेजर है हमारा, आप कोई भी फंड मैनेजर से बात करो, उनका रिस्पॉन्स मोरलेस सेम रहेगा हर इशू पे, क्योंकि हमारा प्रोसेस सेम है। तो एक कंपनी को चूज़ करने के पहले हम, उसका पहला फिल्टर है हमारा मिनिमम 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। तो 1000 के ऊपर कंपनी से जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के ज़्यादा है, तो फिर वो कंपनी में हम 3 फिल्टर लगाते हैं। अच्छा। एक तो बिजनेस का क्वालिटी, रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह। दूसरा मैनेजमेंट क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं है कि प्योर वाइट है और कोई प्योर ब्लैक है, और शेड्स ऑफ ग्रे होता है, लेकिन मैनेजमेंट क्वालिटी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रीट करता है, उनका कैपिटल एलोकेशन का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो कितना ट्रांसपेरेंट है इन्वेस्टर्स के साथ, ये सब हमको देखना पड़ता है। ये दोनों फिल्टर पास होने के बाद हम उसका वैल्यूएशन करते हैं, और वैल्यूएशन में हमारा प्रोप्राइटरी प्रोसेस है, हम हर कंपनी का फेयर वैल्यू वर्कआउट करते हैं। तो ये फेयर वैल्यू के ऊपर ही हमारा मेन डिसीजन होता है। तो इफ़ द फेयर वैल्यू इज़ एक्सेप्टेबल, आज का फेयर वैल्यू, फ्यूचर फेयर वैल्यू, वी देन गेट एन आइडिया ऑफ हाउ मच ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारा, हम एनालाइज किया है, हमको पता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइसेस फेयर वैल्यू के हिसाब से चलते हैं। पी, पीएस वगैरह, दैट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ अबाउट फेयर वैल्यू। तो वी गो बाई फेयर वैल्यू। सो इफ़ द स्टॉक पासेस बिजनेस, मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन फिल्टर, फिर हमारा यूनियन म्यूचुअल फंड का यूनिवर्स में हमारा एक सेट है, उसमें इंक्लूड करते हैं। तो वो इंक्लूड होने के पहले पूरा टीम उसके ऊपर रिसर्च करके, डिबेट करके फिर डिसीजन लेता है। ये तीनों फिल्टर पास होना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक इज व्हाट वी फोकस ऑन, सो दैट गिव्स अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट वी कैन परफॉर्म कंसिस्टेंटली। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये कि रिस्क मैनेजमेंट, हमारा रिस्क मैनेजमेंट टीम भी एकदम स्ट्रॉन्ग है, एंड वी रिस्क मैनेजमेंट कमिटी मीट्स ट्वाइस अ मंथ। और हम सिर्फ हमारा फंड नहीं, इंडस्ट्री में हर कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में हम ऑपरेट करते हैं, उस कैटेगरी में सारे कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते हैं। तो अगर हमारा फंड परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसका कारण ढूंढते हैं, परफॉर्म कर रहे हैं तो अभी एनालाइज करते हैं क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है। ओनली व्हेन थिंग्स आर बैड यू शुड नॉट आस्क क्वेश्चन, व्हेन थिंग्स आर गुड आल्सो ये पूछना चाहिए कि क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसका पूरा एनालाइज करते हैं हम, और अगर कोई करेक्टिव एक्शन लेना है वो लेते हैं।
तो द होल प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमको आज कॉन्फिडेंस है कि हमारा फंड्स का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अबव एवरेज रहने का चांसेस है। जब हम यूनियन केबीसी थे, हमारा मैंडेट ये था कि केबीसी ने बताया था कि आपको सिर्फ यूनियन बैंक के साथ काम करना है। ऑलमोस्ट 90-95% AUM यूनियन बैंक के थ्रू आता था। हाँ। लेकिन आज 62% AUM हमारा बाहर से आता है, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड से पैसा बन सकते हैं। और विश्वास कब होगा? विश्वास तब होगा जब उनके हाथ में पैसा आता है। हिस्टोरिकली हमारा फंड इतना गया, NAV इतना ऊपर गया, परफॉर्मेंस इतना आउट परफॉर्मेंस हुआ, मतलब नहीं है। जिस दिन मैं बेचता हूँ, हाथ में क्या मिल रहा है? इन्वेस्टर का पैसा है, ये पॉइंट प्रूव करना है हमको कि आपको पैसा बन सकता है म्यूचुअल फंड से। प्रदीप जी, आपसे बात करने का मौका मिला है तो बहुत सारी बात करूंगा, लेकिन बात करते करते हमारी टांगें दुखने लगेगी। आप भी बैठ जाइए, मैं भी बैठ जाऊँ। थैंक यू। सो प्रदीप जी, आपने ये जो प्रोसेस बताया, दो चीज़ मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि आपका ये प्रोसेस कितना काम कर रहा है, नंबर 1, और नंबर 2, ये प्रोसेस क्या एजेंट्स लोग को समझ में आता है, ब्रोकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझ में आता है और उसको समझ के वो आपके साथ में काम करते हैं, वो चीज़ बताइए। तो एक चीज़ ये है कि प्रोसेस काम कर रहे हैं। हमको रेगुलेशन के मुताबिक मैं परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, बट आप देख सकता है हमारा परफॉर्मेंस ओवरऑल इज़ कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग ओवर द लास्ट 5 years। तो वो सबको दिखता है, क्योंकि परफॉर्मेंस सब लोग को दिखता है, जो काफ़ी सोर्सेस है परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए। तो परफॉर्मेंस हैज़ बीन गुड और वी हैव बीन एबल टू कन्विंस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि आज के तारीख में आप देखेगा तो द नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारा जब हम यूनियन केबीसी थे, थोड़ा हिस्ट्री आपको बताएगा तो जब हम यूनियन केबीसी थे, हमारा मैंडेट ये था कि केबीसी ने बताया था कि आपको सिर्फ यूनियन बैंक के साथ काम करना है। अच्छा। क्योंकि उनका मॉडल बेल्जियम में वही था, उनका म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट उन्हीं का बैंक से डिस्ट्रीब्यूट होते थे, तो उनको वही मॉडल यहाँ भी ट्राई करना था। तो 2018 तक हम बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम नहीं करते थे, क्योंकि हमारा मैंडेट ही नहीं था। तो 2018 में केबीसी की जगह डाइची लाइफ आया स्पॉन्सर, को स्पॉन्सर। तो आज तो हम यूनियन बैंक और डाइची हमारा को स्पॉन्सर्स है। तो उस टाइम पे हमको फ्रीडम मिला कि अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड करो। तो पिछले 5 साल से हम ट्राई कर रहे हैं, स्पेशली हमको पिछले 3 साल में काफ़ी सक्सेस हुआ है। तो आज मेरा एस्टिमेट है कि ऑलमोस्ट 6,000 to 7,000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे हमारा। तो ग्रेजुअली वी आर एबल टू एक्सपैंड एंड स्पेशली जो MFD सेगमेंट है, जो पहले हम IFA कहते थे, उस सेगमेंट में हमको काफ़ी ट्रैक्शन मिल रहे हैं। आज तो मोस्ट लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स दे आर रिकमेंडिंग आवर फंड्स, either ऑलरेडी स्टार्टेड और वी आर एक्सपेक्टिंग दैट पहले कुछ महीने में चालू करेंगे। काफ़ी एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। तो आपको जो बिजनेस में जो ग्रोथ दिख रही है, आपको ऐसा लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है कंपेयर टू जस्ट डिपेंडिंग ऑन द बैंकिंग चैनल? तो बैंकिंग चैनल इम्पॉर्टेंट है। हमारा आज भी हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर यूनियन बैंक है। अच्छा। लेकिन एक टाइम था जब हमारा ऑलमोस्ट 90-95% AUM यूनियन बैंक के थ्रू आता था। हाँ। लेकिन आज 62% AUM हमारा बाहर से आता है। ओह। 38% यूनियन बैंक का AUM है। क्या टोटल AUM आप देखेगा तो। तो हमारा जितना ग्रोथ हमको आ रहा है, ज़्यादा ग्रोथ हमको बाहर का डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा है। यूनियन बैंक इज ब्रेड एंड बटर बिजनेस, वो चालू है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन जितना ग्रोथ हमको आ रहा है, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्पेशली जो MFDs है, वही हमारे लिए सबसे अट्रैक्टिव और सबसे एक्टिव सेगमेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो प्रदीप जी, आप एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते हैं, तो कई बार ऐसी भी होता होगा कि आपको एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना है, टारगेट के बहुत नज़दीक आ गए और जिस हिसाब से चीज़ें बोली हैं वो हिसाब से चीज़ें नहीं भी होती हैं, आपको कोई डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, कई बार बड़े डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। आपको याद आता है ये 12-13 सालों में एज ए लीडर आपने कोई डिसीजन लिया हो, और उसके अंदर बहुत रिस्क भी इन्वॉल्व थी, अगर होगा तो बहुत तालियां मिलेंगी, नहीं हुआ तो बहुत गालियां भी मिलेंगी, ऐसा कोई डिसीजन आपको याद आता है जो सक्सेसफुल हो गया? There were probably काफ़ी ऐसा छोटे छोटे रेगुलरली डिसीजन लेते रहते हैं,
लेकिन एक इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ था, वो जो इंडस्ट्री में शायद हम एक अलग चीज़ किया था, डिफरेंट। तो जब हम म्यूचुअल फंड चालू किया 2011 में, क्योंकि हमको लाइसेंस मिला 2011 में, तो उस टाइम पे इंडस्ट्री का हाल उतना अच्छा नहीं था, आपको याद होगा। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद करेक्ट। इंडस्ट्री वाज नॉट डूइंग वेल, नंबर ऑफ फोलियोज कम होता रहता था हर महीने, और हमको ये लगता था कि लोगों का वो जो विश्वास जितना होना था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर, उतना विश्वास नहीं था। तो हम सोच रहे थे कि हम लोगों को विश्वास कैसे वापस लाएंगे, राइट? क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड से पैसा बन सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग लॉस के बारे में बात कर रहे थे। हमको तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि म्यूचुअल फंड से लोग पैसा बन सकते हैं। तो हमने एक नया फंड ट्राई किया, वो जो इंडस्ट्री में पहले बार था, और कोई नहीं ट्राई किया था उस टाइम पर। हमने बोला कि हम एक क्लोज एंड फंड लॉन्च करेंगे, 3 साल का क्लोज एंड फंड, और ये 3 साल में कभी भी NAV 10 से 13 तक जाएगा, 30% अप्रिसिएशन। हम फंड कंपल्सरली वाइंड अप करके पैसा वापस देंगे। हमारा लक्ष्य ये था कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड से पैसा बनता है, और विश्वास कब होगा? विश्वास तब होगा जब उनके हाथ में पैसा आता है। क्योंकि मेरा यकीन है कि इन्वेस्टर को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस दिन वो रिडीम करता है, बेचता है, कितना पैसा मिलता है, यही उनके लिए मतलब की बात है। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हिस्टोरिकली हमारा फंड इतना गया, NAV इतना ऊपर गया, परफॉर्मेंस इतना आउट परफॉर्मेंस हुआ, मतलब नहीं है। जिस दिन मैं बेचता हूँ, हाथ में क्या मिलता है, तो जो मनी इन हैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हमने बोला कि एक प्रोडक्ट ट्राई करते हैं जिससे लोगों के हाथ में पैसा मिल जाए। बहुत बढ़िया। तो जब हमने प्रोडक्ट प्रपोजल भेजा, रेगुलेटर को भी थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि उन्होंने भी बोला कि ये नया आइडिया है, कोई ट्राई नहीं किया है, कैसे अप्रूव करें। लेकिन बाद में दे वर वेरी ओपन, बात करके उनको कन्विंस किया, वो बहुत कन्विंस्ड हो गया। और 2013 में, लेकिन उस टाइम पे लोगों को ये यकीन नहीं था कि आपको 3 साल में 30% रिटर्न हो सकता है। मैं 2013 का बात कर रहा हूँ, एकदम कॉन्फिडेंस लो था। हमने बोला कि ट्राई करते हैं, तो ट्राई किया। बहुत मुश्किल से, मैं बोल रहा हूँ आपको, हमको जस्ट ओवर 30 करोड़, कुछ 34 करोड़ के आसपास आया, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस ही नहीं था मार्केट में। और लक ऐसा था, 9 महीने में 30% अप्रिसिएशन आया। बहुत बढ़िया। और हमने फंड वाइंड अप करके सबको पैसा वापस दिया, क्योंकि हमने ये ऑप्शन ही नहीं रखा कि फंड हम ओपन एंडेड कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने बोला कि हमको पैसा रखना ही नहीं चाहिए, इन्वेस्टर का पैसा है, ये पॉइंट प्रूव करना है हमको कि आपको पैसा बन सकता है म्यूचुअल फंड से। उस टाइम पे हमको जितना गुडविल मिला, हम पैसा नहीं बनाया। 9 महीने में क्या फीस बनाने वाले हैं, कुछ नहीं मिला। आफ्टर एक्सपेंसेस शायद लॉस हुआ होगा उस फंड में हमारा, डिस्ट्रीब्यूटर का भी पैसा नहीं बना। 9 महीने में क्या मिलने वाला। लेकिन जितना गुडविल हमने बनाया उस टाइम पे, फिनोमिनल था। और उसके बाद सब लोग हमको बोला कि आप दूसरा फंड कब लाएंगे। अच्छा। इंक्लूडिंग जो रेगुलेटर के साथ काम कर रहे थे, वो लोग भी बोला कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया, नेक्स्ट फंड कब लॉन्च करेंगे। तो थोड़ी देर बाद हम नेक्स्ट फंड लॉन्च किया। वो फंड उतना जल्दी नहीं हुआ, लेकिन जस्ट ओवर 2 इयर्स आई थिंक उसका भी 30% बना। लेकिन उसके बाद हम रिपीट नहीं कर पाया, क्योंकि आजकल रेगुलेशन डजंट अलाउ, इक्विटी में क्लोज एंड फंड अलाउ नहीं करते, तो फिर लॉन्च नहीं कर पाया। लेकिन ये जो हमने किया था, इंडस्ट्री में पहली बार किया, और फिनोमिनल सक्सेस था। मैं AUM की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पॉइंट हम प्रूव कर पाया, बढ़िया था, काफ़ी सेटिस्फैक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो प्रदीप जी, ऐसे काफ़ी सारे आप डिसीजंस लेते हैं, आपको लेने भी पड़ते हैं, बिकॉज आपको कंपनी को ग्रो करना है। आपका दिनचर्या कैसे रहता है आपके कंपनी के काम करने में? हाउ, व्हाट टाइम यू स्टार्ट, व्हाट टाइम यू एंड, उसका कुछ तालमेल है? नहीं, ऐसा एक बढ़िया चीज़ है कि मैं तो काफ़ी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मेरा टीम बहुत अच्छा है, मुझे खुद ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। अच्छा। तो अब चाहिए तो मैं पूरा दिन ऐसा बैठ के आपसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि जो काम है वो टीम करता है। मेरा रोल ये होता है कि कभी कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, आपको
2 चॉइसेस है, 3 चॉइसेस मिलता है, उसमें क्या चूज़ करना है इम्पोर्टेंट, उसमें कोई डिसीजन लेना है तो मेरा इन्वॉल्वमेंट होता है। अदर देन दैट, और इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड। डेली जो काम है, द टीम्स आर वेरी एक्सपीरियंस, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि हम जो 2010 में चालू किया, जो टीम बनाया, उसमें से 21-22 लोग अभी भी है हमारे साथ, तो काफ़ी कंटिन्यू है। हमारा एंटायर सीनियर मिडिल मैनेजमेंट टीम काफ़ी कोहेसिव है, ये 12-13 साल से हमारे साथ में जुड़ा है। लेकिन मेरा रूटीन, इसलिए मेरा रूटीन काफ़ी सिंपल होता है। तो मैंने कह रहा, मेरा आदत सबसे पहले से ये है कि हमको पेपर पढ़ना है, और ये ऑनलाइन से वो फीलिंग नहीं आता है, तो मैं घर पे 4 पेपर पढ़ के आता हूँ। अच्छा। ओके। और जो घर पे नहीं होता है वो ऑफिस आके 1-2 पेपर और पढ़ता हूँ। और मेरा ये भी हैबिट है, लंदन जाने के बाद मैं वहाँ का फाइनेंशियल टाइम्स भी रेगुलरली पढ़ता हूँ। अच्छा। जिस दिन हो सकता है। सो रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारा तो नॉलेज इंडस्ट्री है, आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, नॉट ओनली इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, तो उसके बारे में जानकारी होना, वो ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई स्पेंड टाइम ऑन रीडिंग। देन बाकी ये होता है कि टीम से बात करना, तो दैट इज़ देयर, अंडरस्टैंड। और सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस आएगा 9:30-10 आएगा, उसके बाद काफ़ी टाइम मीटिंग्स में होता है टीम से मिलने के लिए, और गवर्नेंस मैटर्स, क्योंकि आजकल रेगुलेटरी चेंजेस काफ़ी होता रहता है, आपको मालूम है, तो उसके बारे में कभी कभी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है। और या दैट्स मोस्टली व्हाट आई डू। बट अदर दैन दैट, बिजनेस वाइज मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना। अच्छा। तो मैं जब भी अपॉर्चुनिटी है डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता हूँ, बॉम्बे या बाहर का। और कैसे मिलते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर से? आप उनके पास जाते हैं या कहीं पे उनको बुला लेते हैं? दोनों तरह से होता है, क्योंकि कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे ऑफिस आते हैं, बॉम्बे के बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आते हैं, कभी कभी अकेला, कभी ग्रुप में आते हैं, तो उनसे बात करते हैं। और कभी कभी मैं ट्रैवल करता हूँ, काफ़ी ट्रैवल करता हूँ। जब ट्रैवल करेगा उनके ऑफिस जाता हूँ, वो ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक पूरा दिन आई एन्जॉय मीटिंग पीपल। वो इसीलिए मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि जो मेरा पैशन है, जो मैं एंजॉय करता हूँ, वो करने का मौका मिलता हूँ। तो मैं लोगों से मिलना एंजॉय करता हूँ, उनसे बात करना एंजॉय करता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़्यादा बात करता हूँ। तो उसका अपॉर्चुनिटी है तो आई कीप टॉकिंग। तो दैट इज़ हाउ आई स्पेंड माई डे। बट सी, ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता है हमारा जॉब में, तो आपको कभी भी आपको कुछ कॉल आएगा, कुछ इश्यू आएगा, रात में, वीकेंड, वो सब होता है। बट मैं थोड़ा बैलेंस स्ट्राइक करने का कोशिश हमेशा करता हूँ। जो मेरा डिनर टाइम है, डिनर टाइम के बाद मैं थोड़ा स्विच ऑफ करता हूँ। अच्छा। जब पॉसिबल है, अगर कोई अच्छा अर्जेंट क्राइसिस नहीं है तो डिनर के बाद स्विच ऑफ करता हूँ, और मैं वाइफ के साथ मूवी देखता हूँ एवरी डे। तो वो मेरा मोट है, आई मीन दैट इज व्हाट सेपरेट्स। जो तब तक वर्क होता है, उसके बाद थोड़ा वर्क के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। सीईओ को भी हर दिन पिक्चर देखने का टाइम मिल जाता है? सब, आप जो चाहिए सबके लिए टाइम है, प्रायोरिटाइज करना है। तो जैसे मैं बोला, डिनर के बाद ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तब तक 100% अटेंशन। तो उसके बाद मुझे थोड़ा बैलेंस करना है। अब 24 आवर्स वर्क के बारे में सोचते रहते हैं तो पागल हो जाएंगे। तो वैसा भी टाइम था मेरा, बट मैं सीखा कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ऐसा 24 आवर्स वर्क के बारे में। तो अभी बैलेंस कर पाऊँ, क्योंकि मेरा बच्चे छोटे थे उस टाइम पे, मुझे इतना टाइम नहीं मिला उनके साथ स्पेंड करने का। बट अभी जितना हो सकता है बात करता हूँ। सो फ्रेंड्स के साथ मिलता हूँ वीकेंड पे, तो ये सब करता हूँ, क्योंकि ये सब भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको मेंटली भी बैलेंस होना चाहिए। वर्क में एफिशिएंट होने के, आपको इफेक्टिव होना है तो आप मेंटली स्टेबल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, आप फोकस कर सकते हैं। और फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग इज मेरा योगा करता हूँ। अच्छा। सम डेज, और जिस दिन योगा नहीं है, योगा क्लास नहीं है, उस दिन मैं आई गो फॉर वॉक, कुछ तो करता हूँ टू कीप फिजिकली एक्टिव।
मेरा योगा टीचर तो पुणे में है, लेकिन अच्छा। जूम पे होता है। ये तो एक हैबिट, अच्छा हैबिट मैंने कोविड में चालू किया था। कोविड टाइम पे 3 साल से वो चालू है। कोविड का मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यही हुआ। जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस से पैसा लेके जा रहे हैं वो कभी ना कभी वापस आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सपीरियंस से बाहर जा रहे हैं वो वापस नहीं आएगा और बाकी 10 लोगों को बोलेगा कि उनका नुकसान हुआ। 2019 का सिचुएशन आप लोगों ने कैसे फेस किया, जब मार्केट बहुत नीचे जा रहा था और लोग डर गए थे, बहुत सारे लोगों ने पैसा निकाल लिया होगा, वो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? हमने बोला कि हम जितना पैसा आएंगे एनएफओ में 1-2 दिन में हम डिप्लॉय करेंगे, हम टाइमिंग नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागेगा तो नुकसान ही होगा बाद में। अब कस्टमर को जो उनके भलाई है वो करेगा तो वो आपको रेस्पेक्ट करेगा। कस्टमर के लिए सही है वही करना, लगातार, एक बार नहीं, लगातार वही करना है। बराबर। और विश्वास एक बार टूट गया तो फिर बनाना बहुत मुश्किल है। एक चीज़ है प्रदीप जी के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मैंने देखा है, क्योंकि आपके जो कस्टमर का पैसा आपके पास इन्वेस्टेड है वो तो ओपन एंडेड है, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। फिर मार्केट की सिचुएशन भी ऊपर नीचे आती है, कभी मार्केट बहुत ख़राब हो जाता है। फिर आपने बताया कि करीबन 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज भी हैं आपके, इतने कॉम्पिटिटर्स भी हैं। तो एज अ CEO, एज अ हेड ऑफ द कंपनी एक रिस्क तो रहता है कि जो पैसा मैं मैनेज कर रहा हूँ कहीं निकल ना जाए, और निकल गया तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके इतने सालों में आया जो आप बोल सकते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन था और मैनेज किया लेकिन हम लोग ने? डिफ़िकल्ट सिचुएशन काफ़ी हुआ है, लाइक इन एनी जॉब, बट मुझे रिडेम्पशन से उतना ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि रिडेम्पशन का मेरा व्यू ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर प्रॉफिट में रिडीम कर रहे हैं, अच्छा है, ठीक, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस से पैसा लेके जा रहे हैं वो कभी ना कभी वापस आएगा, ज़रूर आएगा। करेक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरा वो डिसअपॉइंटमेंट या टेंशन तब होता है जब इन्वेस्टर गलत टाइम पे रिडीम करते हैं, जब मार्केट नीचे है, उनको और पैसा लगाना चाहिए, उस टाइम पे लॉस पे रिडीम करके जाने वाले इन्वेस्टर से मुझे काफ़ी कंसर्न है, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सपीरियंस से बाहर जा रहे हैं, वो वापस नहीं आएगा और बाकी 10 लोगों को बोलेगा कि उनका नुकसान हुआ। ये नुकसान हुआ वो म्यूचुअल फंड की गलती नहीं है, मार्केट की गलती नहीं है, उनका इमोशनल डिसीजन का प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो आप गलत इन्वेस्ट करने का कोई गलत टाइम नहीं होता है। आप कभी भी जब पैसा है इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अब लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनी जाए, यू विल मेक। बट आप गलत टाइम पे निकल गया तो द बैटल इज लॉस्ट, आप कभी पैसा नहीं बनेगा। अब मार्केट से निकल गया तो कैसे पैसा बनेंगे? तो वो मेरा व्यू वो है। तो रिडेम्पशन से उतना चिंता नहीं है और हमारा सारे पोर्टफोलियोज काफ़ी लिक्विड है। इवन फिक्स्ड इनकम जो पोर्टफोलियो है 3 दिन में हम पूरा लिक्विडेट कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड है वो सबसे लेस लिक्विड होता है, वो भी हमारा फंड 90% 7 दिन में हम लिक्विडेट कर सकते हैं। मोस्टली 70-75% 3 दिन में लिक्विडेट कर सकता है। तो लिक्विडिटी अच्छा है, रिडेम्पशन से चिंता नहीं है। बट मार्केट में डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, जैसे 2013 में हुआ था, आपको याद होगा, जब RBI ने सडनली रेट टाइटन किया और लिक्विड फंड्स का नेगेटिव रिटर्न्स आया और काफ़ी रिडेम्पशंस का शंका थी। लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा रिडेम्पशन आएगा, तो उस टाइम पे थोड़ा टेंशन आया। हमारा भी अर्ली डेज था, 2013 में सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस था, हमारा कंपनी छोटा था। बट उस टाइम पे हमको यूनियन बैंक से काफ़ी सहारा मिला। उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, अगर कुछ इमरजेंसी हुआ तो हम साथ में हैं, वरी करने का कोई कारण नहीं है। एज इट टर्न आउट कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमको उनका हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने जो वादा किया, हमको सपोर्ट दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। फंड मैनेजर्स भी काफ़ी टेंस थे उस टाइम पे। और फिर जब 2018 में ये IL&FS का इशू हुआ, उस टाइम में भी इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन हम ऐसा किया कि वी वर वेरी ट्रांसपेरेंट। हमने बोला कि हमारा पूरा पोर्टफोलियो देखो, इन्वेस्टर को जितना इशू था हमने ट्रांसपेरेंटली बोला, वी आर हियर, वी आर नॉट रनिंग अवे,
सबको, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली फेस करके, राइट फ्रॉम माई लेवल। सो वी वर देयर, वी वर वेरी ट्रांसपेरेंट। तो बाद में हमको काफ़ी लोग ने अप्रिशिएट किया जितना ट्रांसपेरेंसी से हमने डील किया। 2019 का सिचुएशन आप लोगों ने कैसे फेस किया, जब मार्केट बहुत नीचे जा रहा था और लोग डर गए थे, बहुत सारे लोगों ने पैसा निकाल लिया होगा, वो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? जैसे मैंने बोला, वो पैसा निकालने से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था। वी वर लिक्विड एंड वी वर हैंडलिंग इट। और हमने सब लोगों को बोला कि ये इन्वेस्ट करने का टाइम है, राइट। हमारा प्रोसेस ये कहता है मार्केट डिस्काउंट पे है, आप इन्वेस्ट कर सकता है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एपिसोड बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा व्यू उस टाइम पे ऐसा था, प्रोसेस ये था कि हम बोला कि हम मार्केट टाइम करने का कोई कोशिश नहीं करेंगे। तो 2020 मार्च में हमारा मिड कैप फंड का NFO चालू था। तो हमने सबको बोला कि मार्केट इज़ लुकिंग अट्रैक्टिव, लेकिन कोविड चालू हुआ था उस टाइम पे। हमने बोला कि हम जितना पैसा आएंगे NFO में 1-2 दिन में हम डिप्लॉय करेंगे, हम टाइमिंग नहीं करेंगे। और लोगों को काफ़ी टेंशन हुआ था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ऐसा कैसे कर सकता है आप, मार्केट नीचे जा रहे हैं। हम बोला कि कितना नीचे जाएगा टाइम किसी के हाथ में नहीं है, तो आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप बाद में आ जाइए, हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसा हुआ कि फर्स्ट डे फॉर अस टू इन्वेस्ट, पहला दिन था इन्वेस्टमेंट का, 23 मार्च 2020 था। तो उस टाइम पे किसी को मालूम नहीं था कि वो मार्केट का बॉटम है, लेकिन हमारा किस्मत अच्छा था। वो 1-2 दिन में हमने पूरा पैसा डिप्लॉय किया। वो टाइमिंग नहीं था, हम भाग्यशाली थे और हमने सोचा कि हमारा प्रोसेस ये है, हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो इन्वेस्टर को काफ़ी फायदा हुआ, इट मल्टीप्लाई। करेक्ट। सो दैट इज़ वाई हम हमेशा प्रोसेस के ऊपर जाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल आप सब्जेक्टिविटी लाएगा बीच में, जो इन्वेस्टर का हो या फंड मैनेजर का हो, आपको इमोशनल डिसीजन से नुकसान हो सकता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस के ऊपर ध्यान देता है। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ प्रदीप जी, एज ए लीडर आपको काफ़ी बड़े बड़े काम करने का मौका मिलता है, डिसीजंस लेने का मौका मिलता है। तो थ्रू आउट द लाइफ 32 ईयर्स में आपने काफ़ी सारे डिसीजंस लिए हैं, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये 32 साल को अगर आप ऐसे निचोड़े तो क्या लर्निंग आपके हाथ में आती है, एंड यू थिंक कि ये जो लर्निंग है ये मेरे बहुत काम की है, ये हमेशा मेरे को काम आएगी? दिस इज़ ट्रू फॉर एनी बिजनेस, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी बिजनेस में आप फर्स्ट कस्टमर्स का ध्यान रखो। जब भी आप इन्वेस्टर का या कस्टमर का आप उनके इंटरेस्ट में आप काम करेगा तो वो आपको संभालेगा। लॉन्ग टर्म में वही चलता है। आप शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागेगा तो नुकसान ही होगा बाद में। अब कस्टमर को जो उनके भलाई है वो करेगा तो वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। शायद शॉर्ट टर्म में आपको बिजनेस लॉस होगा, अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये कोविड में मार्केट रनअप हुआ, कोविड जब चालू हुआ मार्च 2020, अप्रैल 2020 में, हमने बोला कि अभी मार्केट एकदम अट्रैक्टिव है, फेयर कंपेयर टू फेयर वैल्यू मार्केट 20-25% डिस्काउंट में है, पैसा लगाने का सबसे अच्छा टाइम है। लेकिन उसके बाद जब मार्केट ऊपर गया हमारा व्यू चेंज हुआ। 2021 में हमने बोला कि अभी मार्केट एक्सपेंसिव है, एक टाइम पे वो 20% प्रीमियम पे चल गया था। तो हमने ये सोचा कि इस टाइम पे अगर NFO करेगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा व्यू ये है कि मार्केट 20-25% प्रीमियम पे है। इस टाइम पे हम कैसे इन्वेस्टर को बोल सकते हैं कि आप NFO में पैसा डालो। अबाउट 2-2.5 साल तक हमने एक भी इक्विटी NFO नहीं लॉन्च किया। मार्केट में इतना NFOs थे, सारे हमारा जो कॉम्पिटिटर्स थे पैसा उठा रहे थे। हमने बोला कि ये हमारा व्यू है, ये जब हमारा व्यू ऐसा है कि मार्केट एक्सपेंसिव है, इन्वेस्टर को हम बोल रहे हैं कि मार्केट एक्सपेंसिव है, NFO हम नहीं ला सकते, तो बिजनेस लॉस हुआ हमारा। NFO करते थे तो हम पैसा उठा सकते थे हम भी, लेकिन हमने नहीं किया। तो लेकिन बाद में ऐसा हुआ, जब मार्केट में करेक्शन हुआ, काफ़ी लोग हमको बोला कि आपने अच्छा किया, सही किया। तो जो हमारा इंडस्ट्री में हमारा कोशिश ये है कि हमको मार्केट से रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, कॉन्फिडेंस, लोगों को हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। AUM सेल्स वगैरह आ जाएगा, अगर लोगों को आपके ऊपर विश्वास है तो बिजनेस तो आ ही जाएगा।
तो विश्वास बनाना सबसे बड़ा काम है। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए शायद शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस करना है तो हम करेंगे। सो दैट इज़ द वे वी ऑपरेट। वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा लर्निंग है, और मैं समझता हूँ कि आप किसी भी इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड या कोई भी इंडस्ट्री में, ये लेसन वैलिड है। कीप द कस्टमर इन माइंड, उनके लिए जो सही है वो करो। बहुत बढ़िया। जैसे कबीरदास जी कहते थे ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े से पंडित होए। वैसे ही हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अगर सक्सेसफुल होना है तो कस्टमर के बारे में सोचो। एब्सोल्युटली, विल बिकम एब्सोल्युटली। क्योंकि हमारे ये सब पैसे की बात तो विश्वास के ऊपर है, ट्रस्ट। तो वो ट्रस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो कस्टमर के लिए सही है वही करना, लगातार, एक बार नहीं, लगातार वही करते रहना। बराबर। और विश्वास एक बार टूट गया तो फिर बनाना बहुत मुश्किल है। प्रदीप जी, आपने यूनियन में रहते हुए 12-13 साल में आपको एक इतना बड़ा एम्पायर संभालने का मौका मिला है। कोई आपको अपना कोई ऐसा इनिशिएटिव याद आता है कि मैंने ये इनिशिएटिव लिया और वो बहुत फ़ायदेमंद रहा, कुछ चेंज कर सका, कुछ बदलाव ला सका, या बहुत फ़ायदेमंद रहा? सर, कोई इनिशिएटिव आपको याद आता है? ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं हम। एक तो इन्वेस्टर एजुकेशन में काफ़ी काम किए हैं, स्पेशली यूपी में। तो शुरू में हमने यूपी, अदरवाइज उतना बड़ा मार्केट नहीं होता था म्यूचुअल फंड के लिए, लेकिन हमारा स्पेशली शुरू में तो यूनियन बैंक की नेटवर्क की वजह से हमारा काफ़ी प्रेजेंस था। तो हम सोचा कि इसका हम काफ़ी कंसोलिडेट करते हैं। तो हमने काफ़ी इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव ईस्टर्न यूपी में किया, वाराणसी और दिस। तो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि उस टाइम पे इतना नया इन्वेस्टर्स आया हमारे म्यूचुअल फंड में, स्पेशली ईस्टर्न यूपी से। कई शहर में हमारा मार्केट शेयर 4-5% के आसपास था, वो बहुत बड़ा था। एक टाइम था जब हमारा टॉप 10 सिटीज़ बाई इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आप देखेगा तो उसमें 4-5 सिटीज़ ईस्टर्न यूपी का था। हमारे को जितना बिजनेस वाराणसी से मिलता था उतना बिजनेस शायद काफ़ी वो जो टॉप 10 सिटीज़ मानते हैं वहाँ से नहीं आता था। तो दैट स्ट्रैटेजी इन यूपी ऑफ गोइंग वेरी रिटेल और डूइंग मोर इन्वेस्टर एजुकेशन, उससे हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ और बाद में हम रेप्लिकेट किया, बट लेकिन मैक्सिमम सक्सेस हमको यूपी से मिला। तो बोलते बोलते आपका यूपी की जगह आपने यूरोप बोल दिया। जिस हिसाब से यूपी ग्रो हो रहा है उस हिसाब से वो यूरोप बन जाएगा। डेफिनेटली वन डे, डेफिनेटली पॉसिबल है। सो प्रदीप जी, आपका मीन्स आपने ये सब जो इतने आपकी जो जर्नी रही है, इस जर्नी में आप किसको फॉलो करते हैं? आपके रोल मॉडल कौन है जिनसे आप सीखते हैं और आप एनर्जी लेते हैं? तो मैं अगेन भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं काफ़ी अच्छे लीडर्स के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। लेकिन अब एक इंस्पायरिंग लीडर जो हमेशा मेरा रोल मॉडल था, इंस्पिरेशन था, वो था मिस्टर रतन टाटा। अच्छा। एज अ लीडर आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड हिम। वो जो टाटा ग्रुप का फिलॉसफी है, फ्रॉम माई स्टूडेंट डेज मैं उनको एडमायर करता था। तो वो तो हमेशा एक इंस्पिरेशन है। और जिसके साथ मैंने काम किया है उसमें से कई लोग हैं, स्पेशली लाइक पीपल लाइक मिस्टर एम दामोदरन, जो यूटीए का चेयरमैन था उस टाइम पे। आई बीन आई काउंट हिम एज वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स अपना फाइनेंशियल सर्विसेज में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अभी यूनियन म्यूचुअल फंड को आप लीड कर रहे हैं, तो आपने ये आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है, क्या विजन है, कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, क्या आइडियाज़ हैं आप? तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए हेल्प करें थ्रू रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। वो रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग हमको बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जुगाड़ नहीं करेंगे, हम शॉर्ट टर्म गेंस के पीछे नहीं भागेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है सस्टेनेबल, वो हमको डिलीवर करना है, वो ये हमारा मिशन। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली इन्वेस्टर का मतलब होता है कि उनको, जैसे मैंने पहले बताया, कितना पैसा मिलता है, और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उनका जो गोल था, और आजकल काफ़ी लोग गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर हुआ है,
तो उनका ये मतलब होता है कि उनका जो गोल था वो मीट हुआ क्या नहीं। अगर मैंने एक SIP चालू किया मेरी बेटी का एजुकेशन के लिए, जो एजुकेशन के टाइम पे मुझे उतना पैसा बनाया क्या नहीं, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। हम तो इंडस्ट्री में काफ़ी बात करते हैं CAGR, XIRR, आउट परफॉर्मेंस, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब बात करते हैं। इन्वेस्टर समझता नहीं, उनका मतलब ही नहीं है ये सब चीज़ों से। तो हमको जो इन्वेस्टर हमको जो पैसा दिया है, उनका जो लक्ष्य था, उनको वो लक्ष्य प्राप्त करने में हमको हेल्प करना चाहिए। मैं ये अपना मिशन समझता हूँ। आउट परफॉर्मेंस और पीयर कंपैरिजन, ये सब हम तो काफ़ी जार्गन यूज़ करते हैं, हम टेक्निकल होते हैं, ये हमारा मैन्युफैक्चरर का लैंग्वेज है। तो मैं खुद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ और मैं जो फंड में इन्वेस्ट किया हूँ उनका XIRR, बेंचमार्क, ये सब मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये 32 साल काम करने के बाद भी मैं डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा लेता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट सीरियस बिजनेस होता है। खुद करने से नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा है और उसके लिए आपको टाइम देना चाहिए, फोकस देना चाहिए। वो मेरे पास नहीं है। मेरा काम है यूनियन AMC चलाना। करेक्ट। मेरा पैसा मैनेज करना अलग चीज़ है, उसके लिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प लेता हूँ और वो जो बोलता है उसके हिसाब से चलता हूँ। तो हमको जब सेटिस्फैक्शन मिलता है वो तब मिलता है कि जब हम एक आदमी का ऐसा उनका जो गोल है वो डिलीवर कर पाएगा, उनका लाइफ का क्वालिटी में एक डिफरेंस हुआ, दैट गिव्स अस लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। और मैं कई बार लोगों को ये एग्जांपल दिया हूँ। मेरा फर्स्ट हैंड एग्जांपल है, जो मेरा ड्राइवर था पहले, तो उसको मैं बोला कि SIP चालू करो। वो 1000 रुपये का SIP चालू किया। उसको 4th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट है, म्यूचुअल फंड मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता। बोला कि आप कर रहे हैं, ठीक, मैं भी करता हूँ। लेकिन उनका किस्मत इतना अच्छा था। आफ्टर अबाउट 2.5 years उनको पूछा कि सब अभी वैल्यू क्या है, और जो 26,000 इन्वेस्ट किया था SIP का, उस टाइम पे वैल्यू हुआ था तो 45,000 ऐसा कुछ था, 50,000 के बाद। आज टाइमिंग बढ़िया था उनका। उन्होंने वो पैसा निकाल के डाउन पेमेंट करके एक नया गाड़ी लिया। अच्छा। खुद का टैक्सी चालू किया। तो मेरा नौकरी छोड़ा, मुझे दूसरा ड्राइवर ढूंढना पड़ा, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन सिर्फ ड्राइवर होने से उनका जो स्टेप अप हुआ, एक गाड़ी से चालू किया, खुद का गाड़ी, दूसरी गाड़ी लिया, तो उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में जितना चेंज हुआ एक छोटा 1000 रुपये के SIP से। तो मैं सोच रहा हूँ हमारा जो सोसाइटी में कितने लोगों को इसका फ़ायदा ऐसा उठा सकते हैं। बहुत बड़ी। तो वही हमको सेटिस्फैक्शन देता है जब लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम एक छोटा डिफरेंस बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो प्रदीप जी, आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया है, कुछ सोच है आपकी, जो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो शेप है वो और अच्छा हो सकता है, इसमें और अच्छी ग्रोथ आ सकती है? डू यू हैव समथिंग इन योर माइंड लाइक दैट? है। ओके, वन पॉइंट जो हम कई साल से हम सोच रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि एक्शन तो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। ये है कि इंटरनेशनली आप देखेगा तो इंश्योरेंस कंपनी का एसेट मैनेजमेंट वो खुद नहीं करते, वो आउटसोर्स करते हैं AMC को। अब जितने भी डेवलप मार्केट्स देखिए, इंश्योरेंस कंपनी का एसेट मैनेजमेंट आउटसोर्स्ड है। इंडिया में उनको रेगुलेशन की वजह से खुद मैनेज करना पड़ता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी को आउटसोर्स करने का मैंडेट दिया, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एसेट मैनेजमेंट का मैंडेट दे सकते हैं, मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा दोनों को होगा। इंश्योरेंस कंपनीज वो ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है, उनका कॉस्ट कम हो सकता है, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी को काफ़ी बढ़िया ग्रोथ मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हो ही जाएगा। जितना जल्दी होएगा अच्छा होगा इंडस्ट्री के लिए, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड दोनों इंडस्ट्री के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी, मुझे बहुत खुशी है और मेरे दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि उनको आपके बारे में जानने को मिला, आपसे इतने सारे आइडियाज़ मिले। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदीप जी कि आपने थैंक यू रंजित जी, एंड ये ऐसा मौका मुझे देने के लिए धन्यवाद। होप योर व्यूअर्स एंजॉय इट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।
PITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।